कुछ पाना या कुछ पाकर खोना हमारे ज़िंदगी में लगा ही रहता है। इसी का नाम ज़िंदगी है। उर्मिला जी इस ज़िंदगी से अब ऊब चुकी थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा सोचना छोड़ दिया था। आज फिर पापड़ बेलते बेलते उर्मिला जी झपकियाँ लेने लगी थी। 65 की उम्र में आकर अब उनका शरीर काम करने के लायक नहीं था, पर थक हार कर वे अभी भी परिश्रम करे जा रही थी। आज 25 साल से यही पापड़ बेचकर वो संसार की ज़रूरतें पूरी कर रही थी। उनका परिवार बहुत ही छोटा है। परिवार में केवल उर्मिला जी और उनके पति अखिलेश जी हैं। इन दो व्यक्तियों के 2 वक्त की रोटी के लिए ही उर्मिला जी दिन रात मेहनत करती है। उर्मिला जी के 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। बड़ा बेटा विदेश में कार्यरत है और कभी कभार साल में 1-2 बार भारत आता है। कुछ साल पहले ही अखिलेश जी रिटायर हुए हैं। अखिलेश जी एक कारखाने में काम करते थे। अचानक एक एक्सीडेंट के दौरान उनका दोनों हाथ काम करना बंद कर देता है। कारखाने के मालिक उन्हें एक अच्छी खासी रकम देकर रिटायर कर देते हैं। अब उनके पास बैंक में काफी पैसे चले आते हैं। उनके 4 बेटे भी कमाने योग्य हैं, इसलिए उन्हें अब बुढ़ापे में किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। यही सोच अखिलेश जी की अभी तक रही है, पर समय का पहिया कब घूम जाए यह कोई नहीं कह सकता। चारों बेटों में से किसी ने भी अपनी काबिलियत से एक अच्छी नौकरी ढूंढ ना पाया। रिटायरमेंट के पैसों के जरिए बड़ा बेटा विदेश जाकर अच्छी डिग्री लेने और वही नौकरी करने के जिद पर अड़ा रहा। बुढ़ापे में बेटे ही काम आएंगे ऐसा सोचकर उन्होंने बड़े बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। भारत में रहकर तीनों बेटे भी बाबूजी पर दबाव डालते रहे कि उन्हें भी रिटायरमेंट के कुछ पैसे दे दिए जाएं, ताकि वो अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सके। माँ बाबूजी फिर सोचे कि बेटे ही बुढ़ापे का सहारा बनते हैं, तो इसलिए उन्हें पैसे दे देना चाहिए, पर उनकी किस्मत में इतना सुख कहाँ लिखा था। दूसरे नंबर का बेटा निखिल एक छोटी सी कंपनी में जॉब मिलने के बाद उसने शादी कर ली और घर में बहू ले आया। पत्नी की इच्छाएं पूरी करते करते ही अपने कम सैलरी में से वो माँ बाबूजी को कुछ नहीं दे पाता था। माँ बाबूजी भी निखिल की मजबूरी समझते थे। उन्हें तीसरे या चौथे बेटे के ऊपर पूरा भरोसा था कि वे कुछ दिनों बाद जब व्यवसाय से मुनाफा कमाएंगे तब उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। पर उन्हें क्या पता था कि दोनों छोटे भाई भी बड़े भैया के कदमों पर ही चलेंगे। दोनों ने शादी करके अपने अपने रसोई और मकान अलग कर लिए। अंततः उर्मिला जी और अखिलेश जी के दुखों का निवारण नहीं हो सका। अब दोनों बुजुर्गों के दिन संकट से गुजरने लगे। पैसों के आर्थिक तंगी के कारण उन्हें न अब भरपेट भोजन नसीब होता और न ही उनका स्वास्थ्य पहले जैसा रहा। तीसरे नंबर के बेटे रघु से माँ बाबूजी की यह दुर्दशा देखा नहीं गया और वे उन्हें कुछ रुपये देकर आर्थिक मदद करने लगा। परंतु छोटे बेटे की पत्नी मीनू रघु की पत्नी सुनंदा के मन में माँ बाबूजी के प्रति विष घोलने लगी। सुनंदा उसकी बातों में आकर अपने पति रघु से लड़ बैठी और उन्हें माँ बाबूजी को आर्थिक मदद देने से इनकार कर देने को कहा। अब माँ बाबूजी को रघु ने आर्थिक मदद देना बंद कर दिया। अब उनका छोटा बेटा राहुल ही उनका भरोसा था। एक दिन जब माँ ने राहुल को फोन करके उससे बाबूजी के दवाइयों के पैसे के लिए कहा तो उसने मना करते हुए कहा, आपके और भी 3 बेटे हैं, अगर वो आपके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो मैं क्यों लेने जाऊं, मैं क्यों अकेला आपकी जिम्मेदारी उठाऊं। इसके बाद से उर्मिला जी ने कभी भी किसी बेटे के सामने अपना हाथ नहीं फैलाया और पापड़ बनाने का काम घर में ही शुरू कर दिया। अखिलेश जी से जितना हो सकता था वो उनकी मदद कर देते थे। ऐसे करते करते उनके दिन किसी तरह बीतते जा रहे थे। हालांकि उनकी दोनों बेटियां कुछ खास मदद नहीं कर पाती थी, पर फिर भी उनसे जितना हो पाता था वो अपने माँ बाबूजी के लिए थोड़े थोड़े पैसे जरूर देती थी। हफ्ते में ससुराल से वो 1-2 बार आकर उन्हें देखकर जाती थी और उनके दवाइयों तथा खर्चे के लिए जितना संभव हो सकता था उनके हाथ में पकड़ा देती। कुछ दिनों से बाबूजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रखी थी। बड़ा बेटा कुछ दिनों पहले ही भारत लौटा था, पर बाबूजी के प्रति उसका विशेष लगाव नहीं था। अखिलेश जी को इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब खर्चे की बारी आई तो उनके बेटों ने पैसे नहीं है ऐसा कहकर मना कर दिया। उनके दोनों बेटियों ने बाबूजी के लिए किसी तरह पैसे इकट्ठा किए और अखिलेश के बड़े भैया की मदद से उनका इलाज संभव हो सका। एक शाम अखिलेश जी अपने कमरे में विश्राम कर रहे थे, तभी उनके चारों बेटे उनके कमरे के अंदर आ खड़े हुए। उर्मिला जी को लगा कि उनके बेटे उनके बाबूजी को देखने के लिए उनके कमरे में गए हैं। कुछ देर बाद उनके बेटे वापस अपने घर के लिए रवाना हो गए। उर्मिला जी को कुछ समझ नहीं आया। यही सिलसिला लगभग हर हफ्ते तक चलता रहा। फिर एक दिन उर्मिला जी को बेटों का खेल समझ में आ गया। जब बड़ा बेटा बाबूजी से कह बैठा, माँ
बाबूजी, आपकी तो उम्र भी हो चली है, इसलिए मैं कह रहा था कि यदि आप लोग ज़मीन का बंटवारा कर देते तो हमें बहुत ही राहत मिलती। हम सब बच्चों को लेकर किराए के घर में अब कितने दिन रहेंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है कि हम अच्छे घर लेकर किराए पर रहें। आप यदि बंटवारा कर दें तो हम उसी ज़मीन पर अपने अपने घर बनाकर रहते हैं। अखिलेश जी एक बार अपनी पत्नी की ओर देखकर अपने बेटों से कहने लगे, कौन सी ज़मीन की बात कह रहे हो बेटा? मेरे पास तो केवल 10 कट्टे का यह घर और एक 10 कट्टे का खाली ज़मीन पड़ा हुआ है। इससे ज़्यादा तो और मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। क्या तुम लोग अभी उसी की बात कर रहे हो? जी हाँ बाबूजी, हम उसी की बात कर रहे हैं। यदि आप उस 20 कट्टे ज़मीन को कानूनी रूप से हम 4 भाइयों में बांट दें तो हम उसमें अपने अपने घर बनाकर रह सकेंगे, और यदि आप लोग कल को ना भी रहें तो हम उसे आसानी से अच्छे दाम पर बेच सकेंगे। छोटे बेटे ने बिना हिचकिचाते हुए कहा। थोड़ी देर के लिए बाबूजी ने चारों बेटों को अपने कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। फिर उन्होंने उर्मिला जी से कुछ बातें की। उसके बाद उन्होंने अपने बेटों से 1 महीने के बाद आकर मिलने को कहा, ताकि इतने समय में वे अपने कागजात तैयार करके उनके हवाले कर सकें। वकील साहब से मिलकर उन्होंने अपना वसीयत तैयार कर लिया। फिर 1 महीने बाद चारों बेटों को बुलाया। फिर कागजों का एक बंडल अपने बेटों को पकड़ा दिया। चारों बेटों ने खुश होकर पिताजी के दिए हुए कागजों को पढ़ने लगे। उन्होंने वकील साहब से एक स्टैम्प पेपर में लिखवा लिया था, मैं अखिलेश चंद्रा अपने पूरे होशो हवास में अपनी वसीयत लिख रहा हूँ। मेरे संपत्ति में शामिल घर और बंजर जमीन कुल मिलाकर 20 कट्टे जमीन को मैं मेरी दोनों बेटियों में आधा आधा बांटता हूँ, और मेरे मरणोपरांत भी मेरे बैंक में रखे पैसे उनके ही होंगे और मेरे अंतिम संस्कार भी वही लोग करेंगे। वसीयत पढ़कर चारों बेटे गुस्से से तिलमिला उठे। छोटे बेटे ने अब कहा, बाबूजी, आपके बेटे होते हुए भी आपने अपने बेटियों को सिर्फ क्यों अपने संपत्ति का हिस्सा दे दिए, और आपके चले जाने के बाद हम लोग अपने परिवार को लेकर कहाँ रहेंगे? इतना भी आपने हमारे बारे में नहीं सोचा। अब उर्मिला जी ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, तुम जैसे बेटों के रहने से अच्छा है कि न रहे, मैं उसी में ज्यादा खुश होती। जब बाबूजी बीमार थे तब क्या तुमने उनके बारे में सोचा था? उनका इलाज कैसे होगा? उनकी दवाइयों के पैसे कहाँ से आएंगे? बाबूजी ने तुम सबके लिए क्या नहीं किया? बीमार रहकर भी अपने रिटायरमेंट के पैसे से बड़े बेटे को विदेश पढ़ने के लिए भेजा, और तुम तीनों को व्यवसाय शुरू करने के लिए बाकी के पैसे भी दे दिए। इसके बदले तुमने बाबूजी को क्या दिया? खर्चे के डर से तुम अपने अपने पत्नियों के साथ अलग रहने लगे। क्या तुमने कभी सोचकर देखा कि तब हम पर क्या बीती होगी? आर्थिक रूप से मदद करना तो दूर की बात, कभी हमारे बुरे दिनों में तुमने आकर एक बार भी हालचाल पूछने की भी जरूरत नहीं समझी। हमारे पैसों से तुम आज इतने बड़े बन गए हो, पर हमें जब तुम्हारी जरूरत थी तब तुम पीछे हट गए। अरे, हमने तुम लोगों को अपने बेटे के रूप में स्वीकार करके रखा है, यही बहुत बड़ी बात है। तुम लोगों को अपने बेटे कहते हुए भी मुझे बहुत घिन आती है। जो औलाद अपने माता पिता की सेवा न करके सिर्फ संपत्ति में अपने हिस्सेदारी जमाते हैं, वे औलाद के नाम पर कलंक है। इससे तो अच्छा होता कि मेरा कोई बेटा ही ना होता, और तुम लोग कहाँ कैसे रहोगे वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। इतने दिनों से हमने तुम्हारे लिए सोचकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, अब वो गलती हम नहीं दोहराना चाहते हैं। अब हम निश्चिंत होकर अपनी अंतिम यात्रा को निकल सकेंगे। आज हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारी संपत्ति के मालिकाना हक हमने सही हाथों को सौंप दिया है। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।